मेंसरिया पर जब हमारी चर्चा हो गई, जब हम मेंसरिया को समझ लिए, तो एक बात ये बार बार आ रही थी कि मैं मेंसरिया बताने में कई शब्दों का प्रयोग कर रहा था। मेंसरिया डिनोटिंग टर्म्स इंटेंशन, नॉलेज, फ्रॉड, डिसऑनेस्टी, रसली, नेग्लिजेंट, डिसीटफुल मीन्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे शब्द, आशय, ज्ञान, कपट, बेईमानी, स्वेच्छया, विश्वास करने का कारण, उपेक्षा, उतावलापन, ये सारे शब्द जो हैं वो मेंसरिया डिनोटिंग टर्म है, मेंसरिया को बताने वाले द्योतक शब्द हैं। मेंसरिया तो बहुत अच्छे से हम समझ गए ये कि जब भी कोई व्यक्ति अपने कार्य की प्रकृति और परिणाम जानता है, अर्थात उचित और अनुचित में भेद करने का गुण उसके पास है, और यदि वह अनुचित का चयन करके स्वेच्छा कोई कार्य करता है तो यह कहा जाएगा कि वह अपराध करता है दुराशय के साथ, मेंसरिया। अब जब हम आईपीसी पढ़ते हैं या न्याय संहिता वर्तमान में, तो बार बार ऐसे शब्दों का हमारे सामने प्रयोग होता दिखता है। तो अब हमको इन शब्दों पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि असल में इन शब्दों का अपना भी एक अर्थ होगा। निश्चित तौर पे ये दुराशय को स्पष्ट करने वाले शब्द हैं, लेकिन इनका अपना क्या अर्थ है। जैसे आशय, इंटेंशन एक शब्द हम लोग बार बार प्रयोग किया जाता है, इंटेंशन इंटेंशन। सामान्य तौर पर इंटेंशन आप ये समझते हैं कि कोई सोच या कोई विचार, लेकिन जब आप आपराधिक विधि की बात करते हैं तो इंटेंशन थोड़ा सा पृथक हो जाता है। या ज्ञान, और एक चीज बार बार देखने को ये मिलती है, जैसे जब आप आईपीसी 304 पनिशमेंट में जाते हैं कल्पेबल होमिसाइड के, तो वहां पे आप देखते हैं कि आशय के लिए ज्यादा दंड की व्यवस्था है और ज्ञान में थोड़ा कम दंड की व्यवस्था दिखाई देती है। तो क्या अंतर है? तो आशय का पहले अर्थ हम ये समझते हैं कि आशय क्या है। इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है रीजनेबल एप्रीहेंशन रिगार्डिंग दी कॉन्सिक्वेंशियल स्टेटस, या और सरल भाषा में अगर हम कहें, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ द डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस, ऐच्छिक परिणाम की युक्ति युक्त आशंका। ऐच्छिक परिणाम, आप कोई अपराध कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से कुछ चाहते हैं कि उसमें कुछ अपराध हो, आपका ओवर्ट एक्ट अपराध की ओर आपको ले जा रहा है, लेकिन उसके पहले आपका मेंसरिया फॉर्म हो रहा है। तो वहां पर जब ऐसा शब्द प्रयोग किया जा रहा है कि आशय किसी व्यक्ति का या आशय है कि कोई क्षति कारित की जाए, तो आशय का मतलब यह हुआ कि वो किसी निश्चित परिणाम, इच्छित परिणाम, इप्सित परिणाम, डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस का युक्तियुक्त आशंका है। वो जो कार्य कर रहा है उसको युक्तियुक्त आशंका है कि ऐसा ही परिणाम होगा। और नॉलेज क्या है? नॉलेज अवेयरनेस रिगार्डिंग फैक्ट है, तथ्य के संदर्भ में जानकारी है। नॉलेज इंटेंशन के अंदर इनहेरेंट है, अंतर्निहित है। इंटेंशन है तो नॉलेज भी होगी, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं आपको पता है इस कार्य का क्या परिणाम होगा, तो आपको कार्य की प्रकृति, परिणाम सब कुछ पता है। इंटेंशन के अंदर नॉलेज है, लेकिन नॉलेज, मियर नॉलेज, मात्र ज्ञान, आशय नहीं है। इसको इस तरह से समझिए, क्योंकि ये बहुत जटिल हो जाता है कभी कभी समझना कि ज्ञान के आधार पर कब दंडित किया जा रहा है और आशय के आधार पर कब किया जा रहा है। अब जैसे किसी व्यक्ति को आप मृत्यु कारित करने के आशय से एक बड़ा खड्डा खोदकर ऊपर ग्रास लगा देते हैं ताकि वह व्यक्ति उसमें गिर जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। आपको लगता है कि यह पूर्ण रूप से आशय है। असल में आशय शब्द का प्रयोग भी किया गया है, लेकिन अगर उस गड्ढे की गहराई
या स्थिति या जहां पर ऐसा गड्ढा किया गया उस क्षेत्र की परिस्थितियां, वो कितना निकट है शहर से या कितना निर्जन स्थान है, और कोई ना निकल पाए तो क्या होगा, उस आधार पर भी यह तय होगा कि ज्ञान है या आशय। गिर कर उसकी मृत्यु होना संभाव्य है, यह जानते हुए कि मृत्यु संभाव्य हो, लाइकली टू कॉज डेथ, यह सिर्फ एक ज्ञान है। यह ज्ञान है कि अगर किसी व्यक्ति को 4 दिन 5 दिन भोजन न दिया जाए तो निश्चित रूप से उसका स्वास्थ्य इतना कमतर हो जाएगा कि संभावना है कि उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने प्रयास यह रहे कि जब तक वो जीवित है कि उसे भोजन न दिया जाए, तो इच्छित परिणाम की युक्तियुक्त आशंका हो जाएगी, यानी इंटेंशन हो जाएगा। अब उसी गड्ढे में आपने 2-4 सर्प डाल दिए जहरीले, अब यह आशय हो गया, क्योंकि यह तो पक्का है अब कि उसकी मृत्यु होनी ही होनी है। तो आशय और ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। आशय यानी कि इच्छित परिणाम की युक्तियुक्त आशंका, और ज्ञान का अर्थ होता है अवेयरनेस रिगार्डिंग द फैक्ट, आपको पता है कि ऐसा होने पर यह चीज होगा। एक उदाहरण आपको और बहुत अच्छे से समझने के लिए जरूरी है। आप अपने मान लीजिए कि छत पर हैं और नीचे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, आपने बच्चों को लक्ष्य करके कोई वस्तु गिराई, यह आशय है। हर स्थिति में दंड मिलेगा अगर बच्चा क्षतिग्रस्त होता है। और आपने बिना यह विचार किए कि किसी व्यक्ति को लक्ष्य करना है, किसी बच्चे को लक्ष्य करना है, ऐसे ही उठाकर कोई वस्तु फेंक दी, यह ज्ञान की उपधारणा है। यह माना जाएगा कि आपको इतना तो ज्ञान है कि अगर वह बच्चों के खेलने का स्थान है और आप ऊपर से कोई वस्तु फेंक रहे हैं जिससे उसे क्षति हो सकती है, तो आप दंडनीय होंगे। तो आशय में दंड निर्धारित करना अपेक्षाकृत ज्यादा सरल है। ज्ञान में दंड का निर्धारण थोड़ा जटिल हो जाता है। इसी तरह से जब हम लोग चैप्टर 17 आईपीसी और न्याय संहिता का भी चैप्टर 17 ही है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध पढ़ते हैं, तो वहां पर 2-3 शब्द बार बार प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बेईमानी, कपट। अब बेईमानी शब्द जो है उसको आप बहुत गंभीरता से समझिए कि वो यह कहता है कि जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि किसी व्यक्ति को सदोष लाभ करे या किसी को सदोष हानि करे, या शब्द है बीच में, सदोष लाभ या सदोष हानि, यानी कि किसी व्यक्ति को आप हानि कर रहे हैं और स्वयं को अगर आप लाभ दे रहे हैं तो वो बेईमानी है। लेकिन दोनों हो यह जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बिना आपकी सहमति के आपके कब्जे से कोई वस्तु उठाकर ले जाता है, अर्थात चोरी का अपराध कारित करता है, लेकिन पकड़े जाने के भय से वो बीच रास्ते में उस वस्तु को फेंक देता है, तो उसको भले सदोष लाभ न हुआ हो, आपको सदोष हानि हुई है और आपका बेईमानी पूर्वक आशय यह माना जाएगा कि आपने चोरी की है। लेकिन यहां पर एक शब्द और आपको समझाने के लिए उचित होगा कि यदि ऐसा व्यक्ति प्रारंभिक अवस्था से ही, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एक ही आशय उसका यह है कि आपको सदोष हानि कारित करे, तो क्या उसने बेईमानी करी? नहीं, उसने बेईमानी नहीं की। जैसे जब आप 425 मिसचीफ आईपीसी का पढ़ते हैं तो वहां पर सदोष हानि शब्द लिखा है। जब किसी अपराध में प्रारंभिक स्तर से ही
उद्देश्य केवल और केवल हानि करने का है, तब वह बेईमानी नहीं है। लेकिन बेईमानी का निर्धारण करने के लिए ऐसी अवस्था जरूर होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति को या तो सदोष लाभ कारित होगा या किसी व्यक्ति को सदोष हानि होगा। आपराधिक कृत्य करने वाले को सदोष लाभ होगा या जिसके विरुद्ध कर रहा है उसको सदोष हानि। यह निश्चित है। जब हम उस चैप्टर में आएंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे, तो यह आपको और अच्छे से समझ में आएगी बात। और उस चैप्टर में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बीच में मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, यह भी है कि चैप्टर 17 पढ़ते समय कॉर्पस और एनिमस और मीडिएट और इमीडिएट पोजेशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। कॉर्पस का मतलब होता है भौतिक नियंत्रण, फिजिकल कंट्रोल, और एनिमस का मतलब होता है इंटेंट टू होल्ड, धारण करने का आशय, धारणाधिकार या धारणाशय। जैसे चोरी के अपराध में क्या है, आपके पास कोई वस्तु आपके कब्जे में है और बिना आपकी सहमति से उसको हटा दिया गया। आपका कॉर्पस था, और कॉर्पस अगर है तो एनिमस बाई सेल्फ होगा, बाई डिफॉल्ट होगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कॉर्पस है तो एनिमस है। चैप्टर 17 कब्जे के विरुद्ध अपराध है, संपत्ति के कब्जे के विरुद्ध अपराध है, पूरा अपराध। स्वामित्व का कोई मामला नहीं है वहां पर, वो सिविल मामला हो जाएगा। तो अगर आपका कॉर्पस है तो एनिमस है, और अगर आपका कॉर्पस है तो आपका इमीडिएट पोजीशन भी है। इमीडिएट पोजीशन आपके कब्जे में थी, डायरेक्ट वो हटा ली गई, इमीडिएट पोजीशन था क्योंकि कॉर्पस था। और वहीं जब आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जाते हैं तो कॉर्पस आप दूसरे को हैंडओवर कर देते हैं। अब आपका केवल एनिमस रह जाता है, और अगर केवल एनिमस है, आप प्रॉपर्टी इंटरेस्ट कर दे रहे हैं दूसरे को, तो अब फिजिकल कंट्रोल किसी अन्य व्यक्ति के में माना जाता है। तो अब आपका केवल एनिमस है, और केवल एनिमस है इसका मतलब कि आपका मीडिएट पोजीशन हो गया। दोनों अलग अलग अवस्थाएं हैं, यह जानना जरूरी क्यों है। जैसे रॉबरी में कॉर्पस एनिमस दोनों है, इमीडिएट पोजीशन है। डकैती में भी यही माना जाएगा, एक्सटॉर्शन में भी माना जाएगा, थेफ्ट में भी माना जाएगा, कॉर्पस एनिमस दोनों है, इसलिए इमीडिएट पोजीशन है। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन की क्या कंडीशन है। आप से कोई वस्तु मान लीजिए खो गई, आपके पास नहीं है, आपके कब्जे में नहीं है, और आपके कब्जे में नहीं है लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा उसको ले लिया गया और मिस एप्रोप्रिएट कर लिया गया, अपने हित में उसको प्रयोग कर लिया गया। यहां क्या है, यहां पर आपका कॉर्पस नहीं है आपका, लेकिन एनिमस बना हुआ है। चूंकि आपका एनिमस बना हुआ है इसलिए माना जाएगा कि उस संपत्ति के प्रथम अधिकारी आप हैं, और अगर आप मर भी गए तो उसके उत्तराधिकार जो धारणकर्ता अन्य होंगे वो हैं। इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि मृत्यु के संदर्भ में मीडिएट पोजीशन हो जाए। जिनको मिलना चाहिए अब उनका इमीडिएट नहीं है, लेकिन जीवित अवस्था में अगर मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है तो इमीडिएट माना जाए। तो पुनः हम चले आते हैं, बेईमानी और कपट इन दो शब्दों पे चर्चा कर रहे थे।
तो बेईमानी शब्द आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को सदोष लाभ या किसी अन्य को सदोष हानि। कपट शब्द की कोई परिभाषा आपकी भारतीय न्याय संहिता में दी नहीं गई है। सिर्फ इतना कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है, या कहा जाता है कि उस बात को कपट करने का आशय रखता है, अन्यथा नहीं। तब ऐसी अवस्था में हमको जाना पड़ जाता है कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 17 में, क्योंकि कपट की सर्वाधिक उचित परिभाषा कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 17 बताता है। जो बात सत्य नहीं है उसको इस रूप से प्रकट करना कि वह बात सत्य है। किसी तथ्य का ज्ञान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति को उसका सक्रिय छुपाव करना, किसी फैक्ट का एक्टिव कंसीलमेंट करना, कोई वचन जो पालन करने के आशय के बिना दिया गया है, हाँ हम कर देंगे, दे देंगे, पैसा दे देंगे, पैसा दे देंगे, देना नहीं है, ये कर देना। डिसीटफुल कोई एक्ट करना, प्रवंजना, छल करना, किसी भी तरह के किसी व्यक्ति को इस प्रकार से छल करना कि अगर आप वैसा कार्य न किए होते तो वह व्यक्ति अपनी हानि नहीं कराता, यानी कि आप उसको कपट कर ले रहे हैं। या कोई ऐसा कार्य करना जो जिसको कपटपूर्ण होना विधिता मान्य करता है। ये पांचवा वाला जो कंडीशन है इसको भी समझना जरूरी है। कोई ऐसा कार्य जिसको लॉ मानती है कि वो कपट है, ऐसा कौन सा कार्य है? एक शब्द आता है बहुत महत्वपूर्ण, वो है कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड, आणविक कपट। आणविक कपट 5 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है अर्ध सत्य, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन अश्वत्थामा वह नहीं मारा गया था, शंख बज गया, पंचजन्य बज गई, और सत्य तो दूसरा था। अर्ध सत्य अपने आप में एक कपट है। दूसरा, बोलने का जहां आपको कर्तव्य है वहां मौन रहना कपट है। जहां आपको बोलने का कर्तव्य, जैसे अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि भाई ये क्या है, ये उचित है, सही है, आप बताइए, और आप मौन रह जाते हैं, और अगर आपके मौन का अर्थ इस प्रकार से निकला जाता है कि आप उस बात का समर्थन कर रहे हैं, तो आप कपट करते हैं। इसी प्रकार से जहां मौन बोलने के तुल्य हो, वेयर ड्यूटी टू स्पीक इज इक्वलेंट टू दी साइलेंस, जहां आप मौन रह जाते हैं वो बोलने के समान मान लिया गया, वह भी कपट है। वह भी कपट है जहां पर परिस्थितियां बदल गईं। पूर्व में मान लीजिए कोई करार हमारे आपके बीच में हुआ या कोई बात हुई, और भविष्य में परिस्थितियां बदल गईं, लेकिन आपने उसको बताया नहीं। जब करार हुआ था तो उस वक्त माल बड़ा अच्छा था, फ्रेश सैंपल आपने भेजा था, लेकिन समय के साथ वो खराब हो गया, लेकिन आपने नहीं बताया। और एक और इसमें आता है वैश्वासिक संबंधों में कपट, जहां पर स्थिति ऐसी है कि वैश्वासिक संबंध में एक ऐसा प्रभाव है सामने वाले की इच्छा को अधिशासित करने का कि वह आपसे पूछ नहीं सकता, और आप उसको तथ्य स्पष्ट करते नहीं। यह भी एक प्रकार का कपट है। तो ये जो 5वीं कंडीशन है, ऐसा कोई कार्य या लोभ जिसका कपटपूर्ण होना विधि विशेषता घोषित करे, वो कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड को भी इंगित करता है। क्वीन इंप्रेस वर्सेस अब्बास अली के केस में इस बात पर चर्चा हुई कि क्या कपट और बेईमानी पर्यायवाची हैं, एक ही बात है। कपट और बेईमानी एक शब्द नहीं है और ना एक ही स्थिति है, लेकिन कपट के अंतर्गत बेईमानी अंतर्निहित है। जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ कपट करेंगे तो उसको कोई ना कोई सदोष लाभ या आपको सदोष लाभ या सामने वाले को सदोष हानि होना निश्चित है। कपट में अंतर्निहित है।
लेकिन कपट वाइडर देन बेईमानी है। कपट शब्द सिर्फ आर्थिक अपराध तक ही सीमित नहीं है, इस बात को समझिए। कपट शब्द सिविल अपकार को भी अंतर्निहित करता है। कपट के द्वारा संविदा भंग किया गया, कोई संविदा कपट में की गई, या आपराधिक कृत्य कपट पूर्वक कोई सदोष लाभ या हानि की स्थिति हुई, यहां तक कि कपट व्यक्ति और वस्तुओं की हानि और रेप्यूटेशन को हानि, ख्याति सम्मान को हानि भी कपट है, अगर कोई ऐसा कार्य किया जाता है। जैसे जब आप छल पढ़ेंगे 415 आईपीसी में, तो आप वहां पर देखेंगे कि जिस कपट के द्वारा प्रवंचनापूर्ण कार्य करके सदोष लाभ या हानि की जा रही है, वो किसके संदर्भ में है? वो संपत्ति के संदर्भ में है, वो वस्तु या व्यक्ति के संदर्भ में भी है, वह ख्याति के संदर्भ में भी है, रेप्यूटेशन गुडविल के संदर्भ में। इसका एक छोटा उदाहरण आपको हम देते हैं। हमने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई अपनी गाड़ी दे दो, हम तुमको वापस कर देंगे, कुछ काम है, या पैसे पे ही लेन देन किया और लेके चले गए। आपसे पूछा गाड़ी कैसी है, आपने बोला बहुत बढ़िया है, लेके जाओ, वापस कर देना, टेंशन नहीं है। गाड़ी खराब थी, गए और वो गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। मैंने आपके साथ कपट की, मैंने आपको गलत गाड़ी दिया, लेकिन उस गाड़ी के क्षतिग्रस्त होने के कारण किसी व्यक्ति या वस्तु को भी हानि हो गई, यह भी कपट है, यह भी इसी के अंतर्गत आ रहा है। दूसरा उदाहरण दे देते हैं। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी बहुत सारी बातें पता है, पोल पट्टी क्लियर है, अगर तुम मुझे 5,000 रुपए नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी यह बात तुम्हारे माता पिता से बता दूंगा। यह सदोष लाभ हम लेना चाह रहे हैं, या आपको सदोष हानि तो हो ही रही है, अगर देते हैं आप तो बेईमानी इन्वॉल्व है, लेकिन रेप्यूटेशन को भी नुकसान करने का आशय है। डिफामेशन के केस में भी इस चीज को देखा जाता है। वहां पर भी डिफामेटरी एक्ट अगर किया जा रहा, लीबल या स्लैंडर जो भी है, भारत में दोनों ही एक्शनेबल पर से हैं, तो लेकिन वहां पर भी कहीं ना कहीं कपट ही तो किया जा रहा है आपसे, क्योंकि मानहानि करके आपके रेप्यूटेशन को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही, या धमकी देकर मानहानि की आपसे कोई वस्तु प्राप्त की जा रही। तो साधारणतः आप यह समझ गए कि कपट के अंतर्गत बेईमानी निहित है, लेकिन बेईमानी कपट नहीं है। इसी प्रकार से कुछ और शब्द आते हैं, जैसे आप यह देखते हैं यहां पर विश्वास करने का कारण। कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, तब कहा जाता है जब उस व्यक्ति के उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक रखता है। विश्वास करने का कारण, विश्वास करने का कारण कोई अंधविश्वास नहीं है। विश्वास करने का कारण का अर्थ यह है कि कोई कारण है उस विश्वास के पीछे, यानी ऐसी परिस्थितियां हैं या ऐसे तथ्य हैं या ऐसे साक्ष्य हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो ये बताते हैं कि हां भाई ये बात है, विश्वास करने का कारण है। तो जो कोई विश्वास करने का कारण रखते हुए कोई कार्य करता है, यदि वो अनुचित करता है, विधि विरुद्ध करता है, तो अपराध करता है।
तो विश्वास करने का कारण भी सदैव परिस्थितियों के आधार पर आकलन किया जाता है, यह भी मेंसरिया डिनोटिंग टर्म है। फिर इसके बाद आपके सामने आ जाता है एक शब्द आता है स्वेच्छा। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, वॉलंटरली, स्वतंत्र इच्छा। शुरुआत में ही मेंसरिया पे हम लोगों ने बहुत चर्चा की कि कार्य की प्रकृति और परिणाम जानते हुए, उचित अनुचित का भेद जानते हुए, ड्यू केयर एंड अटेंशन का गुण होने के बावजूद भी आप ड्यू केयर एंड अटेंशन के अंतर्गत काम नहीं कर रहे हैं, सद्भाव में काम नहीं कर रहे हैं और स्वतंत्र इच्छा से कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। कंपल्शन ना होने का मतलब, आउटर कंपल्शन ना होने का मतलब, बाह्य कोई दबाव ना होने का मतलब, न शारीरिक रूप से पीड़ित हैं, न मानसिक रूप से पीड़ित हैं, न किसी धमकी द्वारा है, न किसी उत्प्रेरणा द्वारा है, दुष्प्रेरणा द्वारा है। आप अपनी ही इच्छा से उस अपराध को करना चाहते हैं, तब यह कहा जाता है कि आपने वह कार्य स्वेच्छया कारित किया। अभी सेक्शन 24, 25 हम लोग पढ़ रहे थे, तो सेक्शन 24 नए अधिनियम की धारा 2 का 6 है और 25 नए अधिनियम की धारा 2 का 8 है। इसे भी आप याद कर लीजिएगा। एक और शब्द बीच में आता है 279, 304, इन सब जगहों पर प्रयोग कर होता है उतावलापन या उपेक्षा। उतावलापन का मतलब होता है कि किसी कार्य को करते समय आप बहुत ज्यादा एक्साइट हैं, इवन आपका मैलिस इंटेंशन नहीं है, लेकिन आप यह भी समझने में सक्षम नहीं है कि आप जो कार्य कर रहे हैं, जिस उतावलेपन में आप कर रहे हैं, उससे किसी व्यक्ति को हानि भी हो सकती है। उतावलेपन की हायर डिग्री है नेग्लिजेंस, उपेक्षा। उपेक्षा शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कई मामलों में, यह देखने में कि आपने अगर कोई कार्य उपेक्षा से किया है, भले ही आपका इंटेंशन नहीं है। जैसे आप देखते हैं 304A, वहां पर आप उपेक्षा या उतावलेपन में अगर कोई काम करके किसी की मृत्यु कारित कर रहे हैं तो वो अपराध है। तो असल में उपेक्षा है क्या? देखिए, उपेक्षा की कोई बहुत स्पष्ट परिभाषा कहीं नहीं दी गई है, लेकिन लॉर्ड एटकिन ने बहुत अच्छी एक परिभाषा दी डोनाल्ड वर्सेस स्टीवेंसन में, कि ड्यूटी टू केयर टुवर्ड्स योर नेबर एंड इफ यू फेल्स टू फॉलो योर ड्यूटी यू कमिट नेग्लिजेंस। आपका अपने पड़ोसी के प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य है और सावधानी बरतने के कर्तव्य की उपेक्षा है। अच्छा, पड़ोसी का मतलब वो नहीं है जो आपके बगल वाला एड्रेस है, वो तो है ही। पड़ोसी का मतलब भी एटकिन ने बताया कि अ पर्सन हु इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय योर एक्ट इज योर नेबर। कोई भी व्यक्ति जो आपके किसी कृत्य से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है, वो आपका पड़ोसी है। जैसे आप गाड़ी आराम से चापे हुए हैं, तेज गति से चल रहे हैं, ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि अगल बगल बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आप प्रायः प्रतिदिन देख रहे हैं तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं, जान तक लोगों की चली जा रही है। ऐसे गाड़ी चला रहे हैं जैसे वो सांप की गति में हो, सीधा चल ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे ही इच्छाधारी नाग और नागिन जब गाड़ी चला रहे हैं और ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि आसपास के लोगों को भी इससे नुकसान हो सकता है, वो उपेक्षा का कार्य कर रहे हैं। तो ये जो शब्द बार बार आएंगे, इन शब्दों पर भी आपको ध्यान देना होगा, और इन शब्दों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसका इंटरप्रिटेशन कर सकेंगे, धाराओं को समझ सकेंगे। अब इसके आगे की जो चर्चा होगी इसी आधार पर चैप्टर 17 पर चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।